आप सब आत्मजनों का खूब अभिनंदन और बहुत प्रेम। मैटिनी शो के आज के अंक में आप देख रहे हैं हमारा सिनेमा पॉडकास्ट सिने वेला और मैं हूं गजेंद्र सिंह। पिछली कड़ी पर आप लोगों की प्रतिक्रियाएं मिली, सभी ने बहुत अनुग्रहित किया और सिनेमा पर आज भी संक्षेप में थोड़ी बात करने की कोशिश करेंगे। आरंभ करेंगे चीनी सिनेमा से, एक ऐसा देश जहां पे एंटरटेनमेंट की भारी भूख जन्मी है। 2010 से लेकर 2018 के बीच में यहाँ पे टिकटों की बिक्री में तकरीबन 5 गुना की बढ़ोतरी हमने देखी है और 2018 में अमेरिका का बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू अगर 11 बिलियन डॉलर के आसपास था तो चीन का $9.25 बिलियन हो गया है, जो कि विश्व में दूसरे स्थान पे है। और उम्मीद जताई जा रही है कि 2025 तक चीन का जो फिल्म बाजार है वो $22 बिलियन को पार करके जा सकता है। ये बहुत ही बड़ी रकम है और ये बताती भी है कि वहाँ का सिनेमा है उसका रुझान किस तरफ है, वहाँ के लोगों का रुझान किस तरफ है जो टिकट खरीदते हैं। देश में क्या समस्याएं हैं और मानव समाज में क्या समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, राजनीतिक रूप से क्या गलत हो रहा है, इसे सोचने की अनुमति सिनेमा माध्यम में वहाँ बिल्कुल भी नहीं दी जा रही है। चीन में सिनेमा माध्यम जो सबसे पावरफुल कम्युनिकेशन का माध्यम होता है, चेंज का भी सबसे पावरफुल माध्यम होता है राजनीति के बाद, वहाँ पे उसका इस्तेमाल मसाला और ब्लॉकबस्टर, अफीम जैसा सुख देने वाली फिल्मों से हो रहा है, उनको देखने में हो रहा है। हाल के वक्त में चीन में कुछ फिल्में रही हैं जो वहाँ की ऑल टाइम टॉप ग्रॉसर्स फिल्में बन गई हैं, यानी जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्में वो बन गई हैं। ऐसी फिल्में हैं जो आपने भी शायद देखी होगी। इनमें सबसे ऊपर है वुल्फ वॉरियर 2, फिर नेजा, द वॉन्डरिंग अर्थ, ऑपरेशन रेड सी, डिटेक्टिव चाइनाटाउन 2 बहुत फेमस रही है, द मरमेड, माई पीपल माई कंट्री। ये वो सारी फिल्में हैं जिनमें चीन के राष्ट्रपति या वहाँ के पॉलिटिकल लोगों पर कोई भी एक पैसे की भी टिप्पणी आप नहीं पाएंगे। इन सभी के अंदर फील गुड है, सब कुछ सपने के जैसा है, देख के आंखें आपकी सपने से नीली हो जाती हैं। चीन का सिनेमा वहाँ के फिल्मकारों के लिए कब्र गा रहा है, ख़ासतौर पे सेंसरशिप की वजह से। और वहाँ आखिरकार जिस तरह से सबको कमर्शियल फिल्म इंडस्ट्री में ढलना पड़ा चुपचाप, जहाँ अब सिर्फ फिल्में इस मनोरंजन का पर्याय हो गई हैं और कुछ भी नहीं। सैचुरेटेड कलर्स वाली मसाला फिल्में धनाधन बनाई जा रही हैं। टाइम मैगजीन में चाइनीज़ फिल्म इंडस्ट्री के बढ़ते इन्फ्लुएंस पर आर्टिकल्स हो रहे हैं। हॉलीवुड के स्टार लोग भी वहाँ जा रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हॉलीवुड के लोग भी उसके आकार से अचंभित हो रहे हैं। हॉलीवुड की फिल्मों और भारत की फिल्मों में चीन के किरदार बढ़ रहे हैं। आप अगर पिछले 2 साल की फिल्में उठा के नोटिस करेंगे भारत और अमेरिका की फिल्म उद्योग की, तो वहाँ जानबूझ के ऐसे चाइनीज़ तत्व डाले जा रहे हैं जिससे ये गुंजाइश बने कि इन फिल्मों को चीन में भी रिलीज़ किया जा सके और वहाँ पे वो कमाई कर सकें। क्योंकि बाहुबली और दंगल की कमाई ने दिखाया है कि चीन के बाज़ार में अगर आपकी फिल्म जाती है तो क्या रंगत आपको पैसे की नज़र आती है। इस बीच चीन का जो इंडिपेंडेंट सिनेमा है वो वहाँ से गायब होता जा रहा है। इंडिपेंडेंट सिनेमा यानी स्वतंत्र आवाज़ें जो होती है फिल्म मेकिंग की, जो वैयक्तिक अभिव्यक्तियाँ लेकर आती है इस विधा में, इंडी सिनेमा चीन में है वो धीमी मौत मर रहा है। जो डायरेक्टर राइटर इंडिपेंडेंट फिल्में बनाना भी चाहते हैं, या तो वो घनघोर पैसे और समृद्धि को देख के कमर्शियल मूवी मेकिंग की तरफ खींचे चले जा रहे हैं, या बढ़ती जा रही सेंसरशिप के कारण डर रहे हैं। सर्टिफिकेट अगर आप लेते हैं तो फिल्म को काटा जाएगा सर्टिफिकेशन के प्रोसेस में। आप सर्टिफिकेशन नहीं लेके उसको इधर उधर कहीं ऑनलाइन डालना चाहते हैं तो फिर वो कमर्शियल रिलीज़ है या थिएट्रिकल रिलीज़ नहीं पा सकती है। इस प्रकार की कई जटिलताएं और कई पहलू हैं, उन पहलुओं पे फिर कभी बात कर सकते हैं। फिर चीन के इसी पूंजीवादी आधुनिकीकरण वाले समाज में एक फिल्म मेकर आता है, यंग फिल्म मेकर, नाम हुबो, जो सच को सच कहता है, जो चीनी समाज की उस मौजूदा निराशा को स्पेस देता है जो चीन की फिल्मों से गायब कर दी गई हैं। चीनी डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर, एडिटर हुबो एक यंग लड़का जिसने नॉवल लिखे, शॉर्ट फिल्में बनाई, फिर पहली फीचर फिल्म बनाई। फिल्म का नाम एन एलिफेंट सिटिंग स्टिल, हिंदी में इसका तर्जुमा करें तो एक हाथी जो स्थिर बैठा हुआ है। ये उनके 2017 में पब्लिश हुए नॉवल ह्यूज क्रैक पर बेस्ड फिल्म थी। बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा इसकी हुई फिल्म फेस्टिवल्स में, और दुनिया का जो फिल्म मेकिंग के जो दिग्गज हैं आर्ट हाउस फिल्मों के, उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की। लेकिन प्रशंसा आई तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। फिल्म की एडिटिंग ऑलमोस्ट ख़त्म हुई ही थी, अपना कट उन्होंने तैयार किया ही था कि हुबो ने फिर सब त्याग दिया। 12 अक्टूबर 2017 बीजिंग के अपने अपार्टमेंट में उन्होंने फांसी लगा ली, 29 की छोटी सी उम्र में। पहली फिल्में सबसे ईमानदार होती हैं अधिकतर। फिल्म मेकर अपनी लाइफ की सबसे ईमानदार और मन में आए हुए सबसे करीबी विचारों को अपनी पहली फिल्मों से कहने की कोशिश करता है। सबसे ऑनेस्ट और ईमानदार और मासूम अगर आप चाहते हैं उसकी अभिव्यक्ति तो पहली फिल्मों में आती है। वो कई प्रकार की हो सकती है। ओरिजिनल कहानी आपके करीब से ही आ सकती है, आपके अंदर से ही आ सकती है, बाहर से ओरिजिनल कहानी नहीं ला सकती जिसमें बेपनाह सोर्सिंग हो।
उस आपकी करीबी कहानी के बारे में ही आप शिद्दत से, जुनून से महसूस कर सकते हैं, और फिर वहाँ से भरपूर विषय वस्तु मिलती है, कंटेंट मिलता है। जैसे जॉर्ज मिलर की डेब्यू फिल्म मैड मैक्स, जिसमें उन्होंने एक ऐसी प्री अपोकलिप्टिक सोसाइटी दिखाई जहाँ पे हत्यारे मोटरसाइकिल गैंग घूमते हैं। एक ऐसी फिल्म जिसे देख के सिर चकरा जाता है, जो मिसाल है फिल्मों के प्रति एक फिल्म मेकर के जुनून की, जिसने ताउम्र लगा दी एक प्रोजेक्ट के कई पार्ट बनाने में। इसी तरीके से स्पाइक ली हैं, उन्होंने जिस प्रकार के फ्री और मजबूत ब्लैक कैरेक्टर्स को लेके कॉमेडी ड्रामा शीज गॉट अ हैबिट बनाई, उसने जितनी भी धारणाएं हैं उनको ध्वस्त कर दिया था मेन स्ट्रीम अमेरिकन सिनेमा के अंदर, कि इस प्रकार की फिल्म भी कोई बना सकता है क्या। ऑर्सन वेल्स ने जर्नलिज्म के ऊपर सिटीजन केन बनाई, जो आज भी लोग फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाते हैं, उसको महान फिल्म कहते हैं। स्टीव मैक्वीन ने एक रियल घटना को लेकर हंगर नाम की फिल्म बनाई। तो इस प्रकार की पहली फिल्में सबसे ईमानदार होती हैं। फिर इसी प्रकार से अपने मन में मंडराते हुए ईमानदार विचारों को लेकर ह्यूगो आए, उन्होंने एन एलिफेंट सिटिंग स्टिल बनाई। क्या थी ये फिल्म? इसकी कहानी उत्तरी चीन के एक इंडस्ट्रियल शहर शिजुआंग में बेस्ड है। वहाँ के 4 या 5 कैरेक्टर हैं, वो शहर में रहते हैं और अपनी अपनी लाइफ और कहानियों में कैद हैं। वहाँ का संसार अलग सा है, बच्चे अपने माता पिता से बात नहीं करते हैं, रिश्ते नहीं हैं, दोस्तों के दोस्तों से ईमानदार रिश्ते नहीं हैं, प्रेमियों के प्रेमियों से नहीं हैं, सब कुछ भुतहा सा है, सब कुछ डार्क है, ग्रे है। कुछ किरदारों को न्यायपूर्ण व्यवहार चाहिए, कुछ किरदारों को गरिमा से कोई बात कर ले ऐसा चाहिए, लेकिन वो उनको नहीं मिलता है। एन एलिफेंट सिटिंग स्टिल की जो कहानी है, उसके मूल भाव क्या हैं? उसके मूल भाव हैं जो निम्न वर्गीय लोग हैं उनका मिडिल क्लास में जाने का एक नाकाम सपना, एस्पिरेशन, एक सन्नाटा सा पसरा है, मरे हुए से रिश्ते हैं, डर है, निर्जीवता है जीवन में, घोर निराशा है, वायलेंस है। 4 घंटे की ये फिल्म है। 4 घंटे की इस फिल्म में खुशी और आनंद जैसे कोई भाव नहीं है, किसी किरदार के चेहरे पे कोई स्माइल नहीं है, और स्माइल अगर आती भी है तो वो तब आती है जब वो किरदार अपनी लाइफ की विडंबना के ऊपर हंस रहा होता है। इंसान के जीवन में वो दायरा जहाँ पे उसके लिए सारे रास्ते दिमाग के भीतर बंद हो जाते हैं, ताले लग जाते हैं, घोर निराशा उसको घेर लेती है, ये इसमें आप देखते हैं। और ये एक्चुअली ऐसी मनस्थिति होती है जिसकी कल्पना वो आदमी नहीं कर सकता है जो उस समय में उस जोन में नहीं है। आप अगर कल्पना करते हैं कि नहीं मैं समझ पा रहा हूँ कि ये नैराश्य वाली स्थिति मन में कैसी होती होगी, तो आप अभिनय ही कर सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते। महसूस आप तभी कर सकते हैं जब आपके जीवन में कभी आप रियली में खुद महसूस करें किसी समय में। इस फिल्म के अंदर एक पात्र है जो बार बार एक मिथकीय से हाथी का जिक्र करता है, जो मंजूली नाम के एक सर्कस के अंदर रहता है, और वो बिल्कुल भी हिलता नहीं, स्थिर बैठा रहता है। उसको मारो पीटो तो भी वो हिलता नहीं है। मंजूली दरअसल रशिया, मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर का एक शहर है, जिसको थोड़ा सा ओपन शहर कह सकते हैं चाइना के बाकी शहरों के मुकाबले में, क्योंकि 3 देशों का कल्चर वहाँ मिलता है और वहाँ कई प्रकार के आयोजन होते हैं। तो उस प्रकार से वहाँ पे आपको चाइना के अलावा बाकी भी कल्चर, आर्किटेक्चर और इस प्रकार का मिलना जुलना और कई प्रकार की चीज़ें नज़र आती हैं। तो ये जो पात्र है और कुछ और पात्र हैं, वो अपनी सारी मुश्किलों से दूर उस जगह भाग जाना चाहते हैं, मंजूली में, उस हाथी को देखने के लिए। फिल्म का नाम जो है उसमें ये हाथी है, एन एलिफेंट सिटिंग स्टिल, लेकिन पूरी फिल्म में कोई हाथी नहीं दिखता आपको। फिर वो हाथी कौन है, किसका रूपक है? मंजूली शहर की ओपन कल्चर का, समृद्धि का, जो मॉडर्न चाइनीज सोसाइटी उसका, डिस्पेयर का, इनइक्वालिटी का, इंसानों के आपसी दुर्व्यवहार का जो चीनी समाज में हावी है? या फिर वो हाथी है जो एक मूर्त है लाइफ में कि आपको थपड़े मिलते हैं लेकिन आप बैठे ही रहते हैं, आप कुछ कर नहीं सकते, और कहीं ना कहीं से आपको उम्मीद बटोरनी पड़ती है अगले पल जीवित रहने के लिए। हो सकता है ये हाथी उसकी मूर्त है। एन एलिफेंट सिटिंग स्टिल फिल्म में लोगों की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, देश की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, आप परसीव कर सकते हैं कि ठीक नहीं है। स्कूल बंद हो रहे हैं, ट्रेन की टिकट खरीदने के लिए वहाँ आई कार्ड दिखाना पड़ता है, पता नहीं क्या व्यवस्था है वहाँ ऐसी, लेकिन फिल्म को देख के ऐसा लगता है जैसे कि अपने ही नागरिकों की एक किस्म की सर्वेलेंस है या उनको कंट्रोल में करने की कोशिश। हो सकता है ऐसा ना हो। बच्चियाँ हैं, उनको बचपन से स्ट्रेचिंग और वो शारीरिक श्रम करवाते हैं, जो हम देखते हैं ओलंपिक्स जब होते हैं तो वहाँ चाइनीज़ गोल्ड मेडल्स की जो बाढ़ आती है तो उस पर कहा जाता है कि बचपन से ट्रेनिंग दी जा रही है इनको। और फिर कुछ ऐसे विजुअल्स और वीडियोस हमको दिखते हैं जिसमें बच्चे रो रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये प्रोपेगेंडा है, सच्चाई है, आपको सोचना है, आपको समझना है। फिल्म में एक रेफरेंस आता है जहाँ एक बच्ची होती है, उसको बचपन से उसकी माँ स्ट्रेचिंग कराना चालू करती है, जो ये संकेत देती है कि वहाँ का समाज किस प्रकार का ओरिएंटेशन लेके रहता है, वहाँ की समाज की और वहाँ की व्यवस्था की प्रायोरिटीज़ क्या हैं। ह्यूमन लिबर्टी में और मानवीय भावों में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं या रोबोटिक एनफोर्समेंट में ज़्यादा रहते हैं, जो व्यवस्था है उसके, कि रोटी मिल जाए आपको लेकिन बाकी आपको आज़ादी या इवेंटफुल इमोशंस में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार का सामाजिक राजनीतिक ढांचा आप परसीव कर सकते हैं।
फिल्म में कई जगह वो पल आते हैं जब जो डायरेक्टर हुबो है उनके भीतरी मनोभावों को हम रिफ्लेक्ट होता हुआ कैरेक्टर्स में देखते हैं। जैसे एक पात्र है वो आखिर में कहता है द वर्ल्ड इज जस्ट डिस्गस्टिंग, और फिर खुद को गोली मार लेता है। एक दूसरा पात्र है वो अपनी पत्नी के कमरे में अपने बेस्ट फ्रेंड को छुपा हुआ देखता है, तो फिर वो कुछ नहीं कहता है और खिड़की से कूद जाता है। एक रिटायर्ड आदमी है, उसको अपना कुत्ता बहुत प्रिय है लेकिन उसे कोई मार देता है, फिर वो उसके शव को बैग में ढाले घूमता है पता लगाने के लिए कि किसने मारा है। उधर उसका बेटा और बहू है, उसको वृद्धाश्रम में भेज देना चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उसमें वो अकेले रहें और बाप अब वहाँ चला जाए, जबकि फ्लैट बाप के नाम है। एक पात्र है जो बहुत घटिया दर्जे के हाई स्कूल में पढ़ता है और वहाँ पे एक लड़का उसको बुली करता है, तंग करता है। लास्ट में फिल्म खत्म होने से कुछ समय पहले इसी रिटायर्ड बुजुर्ग आदमी का पात्र दूसरे पात्रों से कहता है कि भाई, जब वो कहते हैं मंजूली जाना चाहते हैं तो कहते हैं कि भाई तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन तुमको वहाँ भी कुछ अलग नहीं मिलेगा। मुझे ये बात तब समझ में आई जब मैं अपना अधिकतर जीवन बर्बाद कर चुका हूँ, बिता चुका हूँ। अब तुम चाहो कि मैं शुगर कोट करके तुमको बोलूँ तो भाई ये है कि आखिर कहीं तो कुछ अलग होना चाहिए, ये उम्मीद तो है। एन एलिफेंट सिटिंग स्टिल फिल्म को देखना बड़ा कठिन काम है। आप 4 घंटे इस फिल्म को देख लें, ये अपना आप में एक अचीवमेंट सा है और आपकी जो इंटेलेक्ट है उसको लेके एक बहुत किस्म की पॉजिटिविटी है फिर तो, कि भाई आप इतने सक्षम हैं। लेकिन इसे बनाना, इस फिल्म को बनाना इससे भी ज़्यादा कठिन काम रहा होगा और बड़ा संघर्ष रहा होगा। बहुत ही ज़िद्दी और आदर्शवादी से नौजवान हुबो है, उन्होंने ये कोशिश की। उनकी मौत के बाद उनके कंप्यूटर में एक डॉक्यूमेंट मिला, उस डॉक्यूमेंट का शीर्षक था अ डेथ ऑफ अ यंग डायरेक्टर। इसमें उन्होंने बताया था कि फिल्म को बनाते हुए और बाद में उनके ऊपर क्या प्रेशर रहे, कैसे प्रोड्यूसर्स ने उनको धमकाया, इधर उधर धकेला। फिल्म बना रही थी, उनको लागत घटा दी फिल्म की, फिर ज़बानी लड़ाइयाँ होती रही। और फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले चीन के एक जाने माने आर्ट हाउस डायरेक्टर थे, वांग जुआशाई। उनकी वाइफ लू भी उनके साथ को प्रोड्यूस कर रही थी, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थी। बताया जाता है कि उन्होंने हुबो पे दबाव डाला, बोला कि भाई फिल्म की लंबाई है वो तकरीबन 4 घंटे यानी 230 मिनट के आसपास की है, उसको तुम काटो 2 घंटे की करो, नहीं तो तुमको डायरेक्टर का क्रेडिट भी नहीं देंगे, ले लेंगे। हुबो ने एक बार कहीं लिखा था या कहा था कि भाई फिल्म मेकिंग है बड़ा जलील करने वाला और बड़ा निराशा वाला और बड़ा पावरलेसनेस वाला जॉब है। ये शायद इसी अनुभव की वजह से उन्होंने लिखा था। और अपनी मौत से कुछ दिन पहले उन्होंने लिखा था कि भाई फिल्म बनाने की जो पूरी मेहनत रही उसके लिए प्रोड्यूसर्स ने उनको 1 पैसा नहीं दिया। हुबो की मौत के बाद उनके और प्रोड्यूसर वांग के बीच का एक चैट था, वी चैट के ऊपर, वो सोशल मीडिया में आ गया। उसमें वांग और हु के बीच काम की बात हो रही थी। इसमें प्रोड्यूसर वांग है, वो हुबो की फिल्म को बड़ी रद्दी फिल्म बता रहे थे, बोल रहे थे कि भाई तुम अपने आप को डॉक्टर को दिखाओ, तुमने इस प्रकार का कचरा बना के रखा हुआ है, इसको कौन समेटे। और बाद में हु ने अपनी जान ले ली और उसके बाद ज़्यादा विवाद बढ़ा तो फिर वांग ने फिल्म के राइट्स उनके परिवार को डोनेट कर दिए। हालांकि कचरा नहीं थी वो फिल्म, उन्होंने ऐसा बोला था क्योंकि फिल्म फेस्टिवल्स में यूनानिमसली लोगों ने और क्रिटिक्स ने इसको बहुत अच्छी फिल्म सराहा और भूरी भूरी प्रशंसा की इसकी। एन एलिफेंट सिटिंग स्टिल फिल्म है, इसमें बहुत लंबे लंबे टेक्स हैं, तकरीबन 7-8 मिनट 6 मिनट लंबे लंबे टेक्स हैं और बड़े स्लो मूविंग कैरेक्टर्स हैं। इनको देखते ही तुरंत दिमाग में एक झपकी आती है और आपको बेलाटार की याद आती है, उनकी फिल्मों की याद आती है। टूरिन हॉर्स की हमने बात ही की थी, सैटर्न टैंगो है। इसकी वजह यह है कि हुबो है वो बेलाटार के ही शिष्य रहे हैं, उन्हीं के प्रोटेजे रहे हैं। बेलाटार की फिल्म टूरिन हॉर्स पर हमने पिछले पॉडकास्ट में बात की थी, आप उसमें देखेंगे तो थोड़ा पता चलेगा बैकग्राउंड उनका। तो हुबो है वो जब इस फिल्म का आइडिया सोच रहे थे तो वो चाहते थे कि हर सीन है वो एक ही टेक में वो शूट करें, मल्टी टेक्स में ना हो। और लॉन्ग टेक्स की जो खूबसूरती होती है या जो उसकी एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, उसी के ऊपर वो अपनी पूरी फिल्म खड़ी करना चाहते थे। पूरी फिल्म की जो 4 घंटे की लंबाई इसी पे खड़ी है ये फिल्म। अगर ये 2 घंटे की फिल्म होती तो शायद ऐसी बात निकल के नहीं आती। बाद में बेलाटार ने उनकी मौत के ऊपर शुरुआती प्रतिक्रिया में बोला था कि बड़ा गिल्टी फील कर रहे हैं कि बहुत ढंग से अपने शिष्य की सुरक्षा नहीं कर सके, बचा नहीं सके। लेकिन बेला का ये भी कहना था कि आखिर कोई भी ऐसे इंसान की मदद कैसे कर सकता है जो हर वक्त एक तूफान में घिरा है। हुबो ने अपने आप को पूरी तरह झोंक दिया था, वो दुनिया को वैसे नहीं स्वीकार कर सका जैसी दुनिया असल में है और न ही दुनिया उसको वैसे स्वीकार कर सकी जैसे हुबो असल में था। चीन में एक वर्कशॉप करे थे बेलाटार और उन्हें कई एप्लीकेशंस आई थी, तो हुबो ने भी अप्लाई किया था उसमें। और जब वो आए थे अप्लाई करने के बाद वर्कशॉप के अंदर पार्टिसिपेट करने, तो उनके पास इस फिल्म की कहानी थी एन एलिफेंट सिटिंग स्टिल। तब इसका नाम कुछ और था। बेलाटार ने कहा था कि वो मेरे कद से काफ़ी ऊंचा और मजबूत शरीर वाला आदमी था, मुझे लगा कि वो बाहर से बड़ा मजबूत है तो अंदर से भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। अंदर से कोमल था, एकदम मुलायम था, संवेदना से भरा था, वो लोगों को सुनता था, समझता था। बेलाटार ने कहा कि उसने बहुत काम किया था, उसने थिएटर प्लेज लिखे थे, बुक लिखी थी,
और पिछली बार मुझे वुहान में मिला था तो अपनी स्क्रिप्ट के साथ मिला था, नई स्क्रिप्ट के साथ, दूसरी फीचर फिल्म की। उसने मुझे अपनी पूरी कास्टिंग दिखाई, लोकेशंस वगैरह के बारे में मेरे से बातें की, लेकिन अफसोस है वो फिल्म कभी नहीं बनेगी। बेला टार ने कहा कि मुझे बड़ा दुख है कि हमने उसको खो दिया, हम सब ने उसको खो दिया, हमने बहुत ही टैलेंटेड और शानदार आदमी को खो दिया, अब मैं उसको मिस करूँगा और उम्मीद है कि चाइनीज सिनेमा भी मिस करेगी कि उसने क्या खो दिया है। हुबो है वो खुद क्या सोच रखते थे इसके ऊपर जाएं तो उन्होंने एक दो बातें बोली थी। एक तो फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में बोली थी कि फिल्म में आखिर उनके पात्र जो हैं वो जो फील करते हैं, या उसमें जो कई पात्र हैं जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कहा था कि भाई, हुबो ने कहा था कि भाई कक्षा में जो डिस्टिंक्शन लाने वाली प्रवृत्ति है ये पहले नहीं होती थी, कुछ दशक पहले तक ये डिस्टिंक्शन वगैरह कुछ नहीं होता था, लेकिन आज के युवाओं के दिमागों के ऊपर इतना भारी बोझ एकदम डाल दिया जाता है कि वो कॉलेज के दरवाजे में एंटर कर रहे हैं और वो भारी सा बोझ उनके सर पे हावी है, जिसको टैकल करना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये एक ऐसा एग्जिस्टेंशियल बोझ है जो एन एलिफेंट सिटिंग स्टिल फिल्म में भी नजर आता है। ये हुबो का कहना था कि इस कहानी के सभी किरदार इसी बोझ से बचने की कोशिश में मंजूली जैसे शहर जाना चाहते हैं। और उन्होंने कहा था कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के युवा है अपनी लाइफ को कम नहीं आंकेंगे, उसको वैल्यू करेंगे, क्योंकि जैसे खालीपन का सामना जंगलों में रहने वाले मांसाहारी वहशियों को करना पड़ा होगा, या जो युद्ध होता है वहाँ पे मरते हुए सैनिक को करना पड़ता है, वो खालीपन है, वो उस खालीपन से अलग नहीं जो आज के दौर में हम सभी फेस करते हैं। जो फिल्म की मनस्थितियाँ, हुबो की मनस्थितियाँ हमको फिल्म में नजर आती है, वो खाली चीन के लोगों की ही नहीं, एक तरीके से सार्वभौमिक भी है, ऐसे बहुत से देशों की है जो इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन के देश हैं, पूंजीवादी मॉडर्नाइजेशन वाले देश हैं। हुबो है, उनकी मौत के बाद उनके पिता ने एक चाइनीज पब्लिकेशन को इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपनी बेटे की फिल्म को 4 बार से ज़्यादा देखा है, लेकिन अभी भी नहीं समझ पाए हैं कि उस पूरी फिल्म में एक भी कैरेक्टर ऐसा क्यों नहीं है जो हंसता है, कोई भी हंसता क्यों नहीं है। उनके पिता के लिए शायद ये एक जनरेशन गैप की वजह से समझना मुश्किल है, लेकिन जो आर्ट फिल्में हैं उनमें जैसी अभिव्यक्तियाँ डायरेक्टर लोग करते हैं उस हिसाब से अगर समझें तो बहुत मुश्किल नहीं है समझना कि आखिर ऐसा क्यों है कि उसमें कोई कैरेक्टर हंसता नहीं है। 8 अक्टूबर 2017 को हुबो बीजिंग के एक सब डिस्ट्रिक्ट में अपने एक फ्रेंड से मिले थे, ड्रिंक की बातें की, पूरी रात बातें चलती रही, बेला टार की फिल्मों की बातें चली और मार्केज के 100 डेज ऑफ सॉलिट्यूड पर बातें चली। और बताया जाता है कि हुबो ने अपने फ्रेंड से कहा कि जब वो मरें तो वो चाहते हैं कि उनके टूम्बस्टोन पर एक चित्र बनाया जाए जिसमें एक आदमी फांसी पे लटका हुआ है। उनकी बात सुन के दोस्त को लगा कि जोक कर रहा है, तो जवाब में वो भी बोला हाँ, और साथ में ये भी लिख देंगे कि दुनिया का सबसे अकेला आदमी। इस पर हुबो ने जवाब दिया कि अगर वाकई में देखें तो लाइफ में ज़्यादा कुछ रखा नहीं है, सिवा इसके कि मैं एक ऐसा टूल हूँ जो बस लिखता रहता है और फिल्में बनाता रहता है लाइफ के लिए। और सृजन करने का या क्रिएशन का जो काम है वो बेपनाह पीड़ा की मांग करता है, बेपनाह। ये आखिरी लाइन बहुत ही सब कुछ कह जाने वाली लाइन थी। और बताया जाता है कि ये कॉन्वर्जेशन, इस बातचीत के 4 दिन के बाद हुबो ने अपनी जान ले ली। उनकी एक शॉर्ट फिल्म है मैन इन द वेल, यानी कुएं में आदमी, आप उसको भी साथ में ज़रूर देखें। इसमें भी बड़े डार्क मनोभाव हैं, समाज को जिस निराशा से उन्होंने देखा, ये कहीं ना कहीं एन एलिफेंट सिटिंग स्टिल से ज़्यादा निराश करने वाली फिल्म लगती है। इसकी कहानी एक ऐसे डिज़ास्टर और प्रलय की है कि जिसमें शायद सब खत्म हो चुका है, उसके बाद 2 ही इंसान बचे हैं और इंसान नहीं नज़र आते हैं, और वो 2 लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो आपको फिल्म में नज़र आता है। तो आज बात यहीं समाप्त करेंगे सिनेवेला के इस पॉडकास्ट में। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं कमेंट्स में। जिन 2 फिल्मों का जिक्र हमने किया है, एन एलिफेंट सिटिंग स्टिल और मैन इन द वेल, इन दोनों का फुल फिल्मों का लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में पिन करके दे रहे हैं, आप देख सकते हैं और आपकी जो भी प्रतिक्रिया आप बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।